हेलो एवरीवन। वेलकम टू यूथ पावर एकेडमी। यूथ पावर एकेडमी में डेली आपके लिए करंट अफेयर्स क्लासेस आती हैं और हमारी डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन आपके एग्जामिनेशन जो कि यूपीएससी और अदर जो स्टेट सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं, बाकी और भी जो एग्जाम्स होते हैं, उनका जो करंट अफेयर्स आता है, इनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्हें डेली पढ़ते हैं तो आपके एग्जामिनेशन में ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। आप हमसे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स सर्किल में भी सर्कुलेट करिए वीडियोस और उनसे भी कहिए कि वो भी हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। और हमारी डेली करंट अफेयर्स मैगजीन्स के अलावा मंथली मैगजीन्स हैं। साथ ही साथ हमारी फटाफट सीरीज है जो कि एग्जामिनेशन पर्पस के लिए सिर्फ बनाई गई है। उसमें आप बहुत क्विक रिवीजन जो है वो कर सकते हैं, जो भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनका। और जो हमारे टॉपिक्स हैं ये जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के अकॉर्डिंग इनको हमने बनाया है। इसमें बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन और कीवर्ड्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनसे आपके न सिर्फ करंट अफेयर्स बल्कि स्टैटिक पोर्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी सॉल्व होते हैं। तो आप हमसे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। और आज है 10th अप्रैल, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। शौर्य दिवस मनाया गया और 1965 में अप्रैल में पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया का जो बॉर्डर एरिया है उसको ऑपरेशन डेजर्ट हॉक, ठीक है, उसके तहत जो है वो एक्वायर करने का अटेम्प्ट किया था। तो उस टाइम पे सीआरपीएफ की जो यूनिट थी इनको डिप्लॉय किया गया था सरदार और ताक पोस्ट पर रन ऑफ कच्छ में। और 9 अप्रैल को मतलब 3500 के लगभग जो सोल्जर्स हैं उन्होंने सडन अटैक कर दिया था पोस्ट पे। और उस टाइम पे जो वहां पे जो हमारे सोल्जर्स थे उन्होंने काफी एक फाइट किया और एक ब्रेवरी दिखाया, करेज दिखाया, उनको जो है वो भगा दिया। तो उसी के उपलक्ष्य में हर साल शौर्य दिवस जो है ये मनाया जाता है 9 अप्रैल को। जो एक्सेप्शनल करेज था उनका, उन्होंने इस टाइम पे दिखाया था, उसको हम जो है वो एक उनको जो अपना जो सेक्रीफाइस दिया उसको जो है वो याद करते हैं, ठीक है। और बैटल ऑफ सरदार पोस्ट 9 अप्रैल 1965 को ये हुआ था। काफी क्रुशियल था ये, जो इंडिया पाकिस्तान का 1965 का वॉर था। और उस टाइम पे ये मतलब एक पता भी चला था कि हाँ ये जो रन ऑफ कच्छ का एरिया है, बॉर्डर एरिया है, काफी वॉलेटाइल है। तो उसके बाद से उसपे और जो है वो काम किया गया और जो डिफेंस है उसको और बेहतर किया गया, ठीक है। फिर जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो उसके बाद से जो है वो काफी प्रॉब्लम जो है वो चलती रहती थी। और 1968 में ट्रिब्यूनल था इंटरनेशनल, उन्होंने जो है वो जो रन ऑफ कच्छ का 90% जो हिस्सा है वो इंडिया के हिस्से में आया था और 10% जो है वो पाकिस्तान को दिया था। तो सीआरपीएफ का शौर्य दिवस ये जो है वो मनाया जाता है। साथ ही साथ ऑपरेशन डेजर्ट हॉक, इसका भी नाम जो है वो याद रखो क्योंकि ये हिस्टोरिकल चीजें हैं। फिर वुमेन के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और लीडरशिप से रिलेटेड एक आर्टिकल निकला था एडिटोरियल में। और इसमें बताया गया है कि कैसे जो महिलाएं हैं वो आगे आ रही हैं और इससे जो पूरी इकोनॉमी है वो बढ़ रही है। और चूंकि पीएम जन धन योजना जो है, जो हमारी प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है, उसके तहत जो है वो काफी सारा लोन प्रोवाइड किया गया है एमएसएमईज को, स्पेशली जो फीमेल्स हैं, जो महिलाओं के द्वारा लेड की जा रही हैं उन पे। और तो इससे जो है वो एक लीडरशिप भी बढ़ रहा है और इकोनॉमी जो है वो भी ग्रोथ कर रही है, महिलाओं में एंटरप्रेन्योरशिप भी जो है वो डेवलप हो रहा है। और अगर हम प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात करें तो इसके तहत 57 करोड़ बैंक अकाउंट जो है वो ओपन हुए हैं, जिसमें 55% जो है वो महिलाओं के द्वारा ये अकाउंट जो है वो चला के हैं। तो मतलब इनका है कि एक बैंकिंग से जुड़ना एक पहला स्टेप होता है एक तरीके से कि हाँ ये फाइनेंशियल सिस्टम में जो फीमेल्स हैं वो जुड़ रही हैं। और इसके अलावा 10 करोड़ वुमेन जो हैं, इनको जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है 90 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में, ठीक है। और इनमें एंटरप्रेन्योरशिप की भावना को बढ़ाया जा रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत जो है वो सिलेंडर वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है, हेल्थ रिस्क को कम किया जा रहा है।
टाइम जो महिलाओं का ज़्यादा इसमें जो है वो खर्च होता था उसको सेव किया जा रहा है, तो उससे भी जो है वो चीज़ें जो है वो फीमेल्स के लिए बेहतर होंगी, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। अब अगर कोई भी इकॉनमी है और उसमें आधी आबादी को वो हिस्सा ही ना मिले बेहतर तरीके से, तो वो ग्रो नहीं कर सकती है। तो महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना, ज़्यादा से ज़्यादा आगे आना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। और जब तक कंप्लीटली महिलाओं का भी वो नहीं विकास नहीं होगा, तब तक जो हमारा डेवलप्ड कंट्री का एक जो ड्रीम है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। ठीक है। इसके अलावा आयुष्मान भारत के तहत सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है। इसके तहत जो है वो एक जो वल्नरेबिलिटी होती है प्रेगनेंसी के टाइम में काफी क्रिटिकल स्टेज रहता है, तो उसको जो है उसमें जो है वो सपोर्ट और सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, इसके तहत जो एक सोशल एक स्टिग्मा है, जो एटीट्यूड है, उसको डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में चेंज करने के लिए काम किया जा रहा है। ठीक है। इसके अलावा नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। इससे भी जो है वो काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं, उनका लीडरशिप बढ़ा है, पार्टिसिपेशन बढ़ा है और साइंस टेक्नोलॉजी में भी वुमेन को लेने के लिए बात मतलब काम किया जा रहा है। स्ट्रॉन्ग बेस है इंडिया का। अगर हम ग्लोबल से कंपेयर करें, तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स इसमें जो महिलाएँ हैं, उनका प्रोपोर्शन जो है वो बेहतर है, काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा और चीज़ों को किया जा रहा है, वुमेन ओरिएंटेड किया जा रहा है, ताकि आगे आने वाले टाइम में हम एक डेवलप नेशन बन सके। और इसमें जो ये महिलाओं का जो क्षेत्र है, ये एक की पॉइंट है। अगर ये इसका डेवलपमेंट नहीं होगा, इनका डेवलपमेंट नहीं होगा, पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ेगा, तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है। तो इकोनॉमिक की ग्रोथ के लिए, एक सोशल स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, सारी चीजों के इफेक्टिवनेस के लिए जरूरी है कि महिलाओं को भी जो है ज्यादा से ज्यादा और डेवलप किया जाए। उस पे ये सारी योजनाएं हैं, इनके तहत काम चल रहा है। फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत आती है। इसका 25th फाउंडेशन डे आज 10th अप्रैल को सेलिब्रेट हो रहा है। और ये एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेडिकेटेड है शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है कंट्री में, उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। और ये कॉर्पोरेशन जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है लाइवलीहुड जो अपॉर्चुनिटीज हैं प्रोवाइड करने के लिए उनको। ठीक है, असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं ताकि बेहतर तरीके से ये काम कर सकें। तो इनका ये याद रखो कि ये क्या है। और नेशनल शेड्यूल ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये 10 अप्रैल 2001 को स्टैब्लिश हुआ था अंडर कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है। और ये स्टेट और सेंट्रल के साथ कोलैबोरेशन में मिलके जो है वो वर्क कर रहे हैं। तो इन्हीं का 25वां फाउंडेशन डे, 25th फाउंडेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। फिर 10th अप्रैल को ही वर्ल्ड होम्योपैथिक डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है वो इसको सेलिब्रेट करेगा। और इस बार का जो थीम है वो है होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। ठीक है। और जैसे मैंने बताया 10 अप्रैल को मनाया जाता है और ये बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, इन्हें जो है वो फाउंडर ऑफ होम्योपैथी कहा जाता है। और अगर हम इंडिया की बात करें, तो यहाँ पे लार्जेस्ट होम्योपैथिक वर्क फोर्सेस जो है वो अवेलेबल है। अगर वर्ल्ड के कंपैरिजन में देखें, 3.45 लाख रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं। इसके अलावा होम्योपैथिक डिस्पेंसरीज हैं 8,000 से ज्यादा। रिसर्च एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं। और अगर हम होम्योपैथी की बात करें, तो जो होम्योपैथी का पूरा एक इकोसिस्टम है, ये पहली बार इंडिया में आया था 1810 में, मतलब आजादी के पहले। और जर्मन मिशनरीज थी, इन्होंने जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। और इसमें एक जॉन मार्टिन हॉनिगबर्गर थे। ये सैम जो हैनीमैन थे, इनके ये अ, छात्र थे। और इन्होंने सक्सेसफुल तरीके से महाराजा रंजीत सिंह का ट्रीटमेंट किया था। और उसके बाद से इसका जो एक्सेप्टेंस है ये काफी बढ़ा। फिर धीरे धीरे सिस्टम पूरा एक्सपेंड किया। काफी जगहों जगहों पे जैसे तंजौर, कलकत्ता, बनारस, इलाहाबाद में जो है वो होम्योपैथिक डिस्पेंसरीज जो है वो ओपन करना शुरू हुई।
फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस भी काफी काम हुआ। और सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी ये 1973 में बना। फिर सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी ये 1978 में बना। फिर फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी ये 2010 में स्टैब्लिश हुआ था। फिर बाद में इसको 2014 में रीनेम किया गया ताकि बेहतर तरीके से और इस पे जो है वो काम हो सके। ठीक है। और इसी में के तहत जो है ये इसमें सारा काम हो रहा है। और इंडिया का जो आयुष मिशन है इसके तहत चीजों को इस पे पूरा वर्क किया जा रहा है। और इसमें जो है वो आयुर स्वास्थ्य है ये इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी के लिए इसको डेवलप किया जा रहा है। आयुर्ज्ञ है, इससे जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हो रही है। एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च स्कीम है, तो कैसे जो है वो इन सब जो मेडिसिन सिस्टम है इनका एक साइंटिफिक वैलिडेशन प्रोवाइड किया जा सके, इसमें काम हो रहा है। फिर आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना है। इसके तहत जो ड्रग्स हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन से रिलेटेड इनके जो क्वालिटी है उसको और बेहतर तरीके से रेगुलेट किया जा रहा है। फिर काफी सारे जो है वो ऐसे हमें केसेस देखने को मिले जहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन के इंटरवेंशन से जो है वो चीजें बेहतर हुई। अब इसमें बताया गया है फॉर एग्जांपल कि जापानीज इंसेफेलाइटिस, चिकनगुनिया इस पे काम किया गया, डेंगू पे काम किया गया क्यूबा में। ठीक है। कोविड-19 में जो है वो आर्निकम एल्बम 30C ये भी इफेक्टिव जो है वो मानी गई मतलब है थी। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि वर्ल्ड होम्योपैथिक डे पे हम लोग ज्यादा से ज्यादा इसको और कैसे अच्छा करना है, कैसे बेहतर करना है, इस पे काम करेंगे, इस पे रहेगा फोकस। और जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है वही रिस्पॉन्सिबल है जो कि इन सारी इन चीजों को जो है वो देखता है। और हमारा जो यूएन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो हमने 2015 में अडॉप्ट किया था उसका जो पार्ट जो 3 है SDG 3 जो है उसके तहत जो है वो एक बेहतर जो मेडिसिन सिस्टम है उस पे जो है वो पूरा वर्क हो रहा है। ये सारी चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट रहेंगी। जैसे हैनीमैन के बारे में भी एक दो बार पूछा जा चुका है। ठीक है। तो बेहतर लाइफ को और वेल बीइंग को प्रमोट करने के लिए ये सिस्टम पूरा आयुष मंत्रालय जो है वो काम कर रहा है। फिर ग्रीस इन्होंने अनाउंस किया है कि ये भी सोशल मीडिया को बैन करेंगे फॉर 18 जो 15 ईयर से कम के बच्चे हैं उनके लिए नेक्स्ट जनवरी से 2027 से। और क्यों? क्योंकि इसका काफी हेल्थ रिस्क देखने को मिल रहा है। जो ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर हैं क्रियाकोस मित्सोताकिस, और इन्होंने कहा है कि जो यंग पीपल हैं इनमें एंजाइटी लेवल बढ़ रहा है, स्लीप प्रॉब्लम्स काफी बढ़ रही हैं, ज्यादा से ज्यादा जो सोशल मीडिया है उसके प्रति एडिक्शन होता जा रहा है लोगों में। तो इसको देखते हुए जो 15 साल के कम के बच्चे हैं जो टीनेजर्स हैं उनके लिए जो है इसको पूरा बैन कर दिया जाएगा और इसके लिए जो भी मेजर्स हैं वो गवर्नमेंट लेगी। हमें पता है इसके पहले फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया, सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया ने ही जो है वो बैन किया, उसके बाद फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, स्पेन, ये जो कंट्रीज हैं इस तरह के बैन जो है वो लगा रही है। इंडिया में भी लोग कंसीडर करें कि क्या इस तरह का फिजिबल है बैन करना, क्योंकि इसके काफी सारे सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं। जो बच्चों की ग्रोइंग एज है, जो टीन एज है, उनके मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है, फिजिकल हेल्थ पे भी देखने को मिल रहा है। तो अभी ये एक ग्लोबल एक तरह से डिबेट हो रखी है कि क्या जो चिल्ड्रन का एक्सेस है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उसको रेगुलेट करना चाहिए, कितना रेगुलेशन होना चाहिए। ठीक है। ताकि जो ये सब प्रॉब्लम्स है एडोलेसेंस में एक एक यूथ का जो एक एनर्जी होता है वो इन सब चीजों पे एक तरह से कहो तो वेस्ट हो रहा है, उसकी वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीजें अब बढ़ रही हैं। तो ये डिबेट जो है वो चल रही है। तो फिलहाल ग्रीस भी जो है वो अब सोशल मीडिया पे बैन करेगा नेक्स्ट ईयर से। असेंबली इलेक्शंस थे कल, और असम में, पुदुचेरी में और केरला में यहाँ पे जो है वो रिकॉर्ड टर्नआउट जो है वो देखने को मिला है। और केरला ने जो है वो करीब यहाँ पे 78.27 जो है वो हाई वोटर टर्नआउट रहा। और इसके अलावा अ, अगर हम असम की बात करें तो वहां पे जो है वो 90% से ज्यादा का टर्न आउट रहा। तो जो
जितनी भी मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ा है। और यहाँ पे अभी एसआईआर की भी जो प्रोसेस है ये सब कंप्लीट हुआ है। तो देखना होगा कि कैसे क्या इनके रिजल्ट वगैरह जो है वो रहते हैं। फिर जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन बिल 2526, इसके बारे में एक डिटेल पूरा डिस्क्रिप्शन है ये आर्टिकल। और इसमें बताया गया है कि कैसे ये जो एक्ट है अब ये चूंकि लागू हो गया है, अभी बजट सेशन में पिछले हफ्ते इसको पास किया गया था। फिर अभी 2-3 दिन पहले इसको प्रेसिडेंशियल असेंबली जो है वो मिल गया है। तो अब ये इसका क्या है, ये क्या क्या है इसमें। और पहले का जो जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन एक्ट था 2023 का, इसके तहत जो है वो 183 प्रोविजंस को जो है वो डीक्रिमिनलाइज किया गया था। और ये जो नया बिल था इसके तहत 784 प्रोविजंस को अमेंड किया गया है। और ये 79 सेंट्रल एक्ट्स है है और 23 मिनिस्ट्रीज से रिलेटेड जो है वो मतलब ये चीजें हैं। तो कहा जा रहा है कि इससे जो है ये चीजें बेहतर होंगी। एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बढ़ेगा। ठीक है। और 3 जो है वो गोल है उस पे इसमें काम हो रहा है। पहला है कि सेग्रीगेट किया जा रहा है बिटवीन कंडक्ट दैट वारंट्स क्रिमिनल सैंक्शन, जैसे कि फ्रॉड वगैरह है, इवेजन है, बिल्कुल थ्रेट टू पब्लिक सेफ्टी है। और प्रोसीजनल नॉन कंप्लायंस, ठीक है, दैट कैरीज नो कंपेरेबल मॉरल चार्ज। एक होता है कि आपने नहीं माना तो उस केसेस उस बेसिस पे भी आपके अगेंस्ट जो है वो क्रिमिनल केस जो है वो हो सकता है, तो इस पे वर्क होगा। फिर स्मॉलर एंटरप्राइजेस पे इक्विटी पे काम होगा कि कितना जो है वो रिस्क है, कितना एक्सपोज्ड है जो भी कोई अगर एंटरप्राइजेस बना रहा है, कितना हम जो है वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं अगर घाटा मुनाफा हुआ तो। इसके अलावा एक रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा। जुडिशरी जो है वो ऑलरेडी ओवरबर्डन है। तो अगर पेटी क्राइम्स को जो है वो जो है वो अगर हटा के और नए उसमें हुआ कि चलो एक बार पार्डन किया जा सकता है, या उस पे ये कहा जा सकता है कि आप जो है फर्दर इस तरह की एक्टिविटीज नहीं करोगे, तो जुडिशरी पे जो बर्डन है वो भी कम आएगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा केसेस जो है वो पेंडिंग है। तो इसका मतलब यही है कि जो क्रिमिनल पेनल्टीज रखी गई थी पेटी क्राइम्स के लिए, उसको सिविल या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑल्टरनेटिव्स के तौर पे हटाया जाएगा। छोटी-छोटी मॉनेटरी पेनल्टीज लगा दिए जा सकते हैं कि अगर कोई ऐसा वायलेशन किसी ने किया है जो कि बहुत वैसा है। ठीक है? तो इन्हीं सब चीज़ों को लेते हुए ये एक है। और इसमें इंडिया का एक शिफ्ट हो रहा है। और जो कॉलोनियल एरा का जो टाइम था, उस टाइम पे जो क्रिमिनल पेनल्टीज लगा दी जाती थी हर उस पे, तो उसको खत्म करके नए सिरे से चीज़ों को ईज़ ऑफ लिविंग और ईज़ ऑफ बिज़नेस को बढ़ावा देने के लिए ये एक्ट जो है वो ले आए जा रहे हैं। ठीक है? फिर सिक्किम में जो है वो प्रॉब्लम नहीं, ये आपका डीआरआई है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। और इनका एक ऑपरेशन धाहाबू ब्लिट्स ये इन्होंने चलाया। और इसके तहत गोल्ड को जो है वो सीज किया। तो मतलब ये ऐसा न्यूज नहीं है, बस एक ऑपरेशन था धाहाबू ब्लिट्स। ये याद रखो कि किससे रिलेटेड है ये, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का जो है उसके तहत जो गोल्ड की स्मगलिंग की जाती थी, उसका एक पूरा सिंडिकेट था, उसको जो है वो इन्होंने पकड़ा है। फिर इंडिया का जो सोलर कैपेसिटी ग्रोथ है वो हाईएस्ट रहा है। और अगर हम देखें तो 45 गीगावाट रहा, जो हमारा 2025 और 26 का फिजिकल ईयर था इसमें। फिर गवर्नमेंट ने बताया कि राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, इसमें जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ देखने को मिली है। एक ट्रांजिशन हो रहा है ग्रीनर और क्लीनर फ्यूचर मतलब इंडिया का। और अगर हम मार्च 2026 की बात करें तो 6.65 गीगावाट सोलर कैपेसिटी रही। सबसे ज्यादा सोलर इंस्टॉलेशन किए गए सिंगल मंथ में। ठीक है। सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूटिंग स्टेट्स हैं अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें तो उसमें राजस्थान टॉप पे है, फिर गुजरात है, फिर थर्ड पे जो है वो तमिलनाडु है। तो ये एक बेहतर फ्यूचर के लिए और ग्रीन और क्लीन एनर्जी के लिए एक अच्छा काम जो है वो इसमें हो रहा है। फिर अरुणाचल प्रदेश के लिए जो है वो एक इन्होंने औंजा डिस्ट्रिक्ट पे, ये कल भी मैंने बताया था कि 1200 मेगावाट का कलाई टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। और इसके लिए जो है वो 14,000 से ज्यादा का करोड़ से ज्यादा का जो है वो एक आउटले रखा गया है। इसके अलावा
एक कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, उसके लिए भी जो है वो अप्रूवल किया गया है। और इसके तहत 1720 मेगावाट का ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनेगा, और ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही बनेगा। तो कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और कलाई टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये दोनों जो है वो अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है, तो ये याद रखना कि किस स्टेट में है। साथ ही साथ इसमें जो है वो इनकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं अरुणाचल प्रदेश की, कामले, करा, दागी, इन सब के एरियाज में ये रहेगा। ठीक है। फिर अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, तो माना जा रहा है, इतना ऐसा एस्टिमेट है कि पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। 40% इंडिया का जो टोटल हाइड्रो पावर पोटेंशियल है वो हम अरुणाचल प्रदेश से जो है वो जनरेट कर सकते हैं। और इसी के लिए एनटीपीसी है, एनएचपीसी है, ये काम कर रहे हैं बाकी उसके साथ मिलके। और हमारा एक उद्देश्य है कि जो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी जनरेशन पावर है उसको हम और बढ़ाएं। तो उसी इसमें जो है ये नए नए डिसीजन लिए गए हैं, तो ये नए प्रोजेक्ट्स जो है वो बनेंगे, तो दोनों ही अरुणाचल प्रदेश में बन रहे हैं। फिर वर्ल्ड बैंक ने इंडिया का जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसको रेज किया है, और इन्होंने कहा है कि करंट जो फाइनेंशियल ईयर है इसका में इंडिया का जो ग्रोथ है वो 6.6% रहने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि डोमेस्टिक डिमांड काफी ज्यादा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं, इसका इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा, और इंडिया इकोनॉमी जो है वो 6.6% तक जो है वो ग्रो करेगी। और इन्होंने कहा कि जो साउथ एशिया की कंट्रीज हैं उनकी स्थिति जो है वो बेहतर रहेगी। फिर सिक्किम में, नॉर्थ सिक्किम में एक लैंडस्लाइड हुआ है, और वहां पे जो टूरिस्ट हैं वो फंस गए थे। तो हमारा जो इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी आर्मी की ट्राई शक्ति कॉर्प्स है, इन्होंने ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च किया। और इसके तहत जो टूरिस्ट जो वहां फंसे हुए हैं उनको जो है वो इवैक्यूएट कराने का काम जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, तो ऑपरेशन हिम सेतु किससे रिलेटेड है? ये एक रेस्क्यू और इवैक्यूएशन ऑपरेशन है, इंडियन आर्मी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और ये नॉर्थ सिक्किम में नेचुरल डिजास्टर आया है उसके लिए जो है वो उसको किया है। और अगस्त में हम जैसे कि एरिया की बात करें, तो ये लाचेन और चुंगथांग जो है ये टाउन्स हैं नॉर्थ सिक्किम में, या माउंटेनियस रीजन है, तो यहीं पे जो है वो लैंडस्लाइड जो है वो हुआ है। फिर वाटर रिजिलियंस मॉडल्स की बात कही गई, और कैसे जो हमारा जल शक्ति मंत्रालय है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इनका एक स्कीम है जिसमें जल संचय जन भागीदारी कैंपेन जिसके तहत चलाया जा रहा है। और इसमें बताया गया है कि आंध्र प्रदेश के कुछ विलेजेस के बारे में बताया गया कि ये काफी जो है वो एक मॉडल के रूप में उभरे हैं, और कम्युनिटी लेड एक रेन वाटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव जो है वो शुरू किए गए इसी स्कीम के तहत। और इससे जो वहाँ का ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी है वो काफी बेहतर हुआ है, लिविंग कंडीशन अच्छी हुई है, डिस्ट्रेस माइग्रेशन में कमी आई है। और ये है मुरुगुम्मी, मरेला और थंगेला, ये आंध्र प्रदेश के प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में जो है वो ये आते हैं। इन जो ये जो विलेजेस हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो है वो वाटर टैंक्स बनाए गए, कुएं खोदे गए। ठीक है, मतलब वाटर को प्रिजर्व कंजर्व जो है वो किया गया। इससे इरिगेशन में भी हेल्प मिली, एग्रीकल्चर जो है वो बेहतर हुआ, तो फार्मर्स हैं उनको वो के लिए ये अच्छा रहा। तो ये जल शक्ति मंत्रालय का जो जल जल संचय जन भागीदारी कैंपेन है, इसका यही उद्देश्य है कि जितनी भी कंट्री में वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पे जो वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं उनको बेहतर किया जाए, ताकि वहां का भी प्रॉपर जो है वो डेवलपमेंट हो सके। फिर इंडिया ने जो है वो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बॉडीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस, इनमें के जो है वो 4 इलेक्शंस हुए थे, इसमें जो सब में इनको जो है वो जीत मिली है। और हमारी सीनियर डिप्लोमेट हैं प्रीति सरन, इनको पर्सनल कैपेसिटी में जो है वो कमिटी ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल राइट्स, इनको जो है वो री इलेक्ट किया गया है। ठीक है। और यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की बात करें, तो ये यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में आता है। ये स्टैब्लिश हुआ था बाय यूएन चार्टर इन 1945, और ये एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म है जहां पे डिबेट वगैरह होती है, इनोवेटिव थिंकिंग, पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्या एजेंडा, इस पे सारा काम जो है वो होता है। और इसमें जो है वो 54 मेंबर्स हैं, और इनको जनरल असेंबली के द्वारा जो है वो 3 साल के लिए जो है वो चुना जाता है। तो ठीक है, इंडिया इसका एक एक्टिव मेंबर है, और जो इनकी सब्सिडियरी बॉडीज हैं वहां पे भी इंडिया बेहतर तरीके से काम जो है वो कर रहा है, तो ये भी याद रखना।
फिर यूनियन मिनिस्टर है मोहन लाल, और ये जो है वो भूटान की यात्रा पे गए हैं। और भूटान पे में जाकर ये वहाँ के जो किंग है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, वहां पे मिले उनसे। और इंडिया की तरफ से पुनात सांगचू टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये बनाया जा रहा है भारत और भूटान एक कॉपरेशन से। ये 1020 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है। और इसका जो इनॉग्रेशन है वो 11 अप्रैल 2025 को हुआ था। और इसमें जो है वो इन सरप्लस पावर है वो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से दोनों कंट्रीज के बीच में जो एक एनर्जी कॉपरेशन है वो पहले से काफी बेहतर हुआ है और रहा है। अब इसको और भी जो है वो बेहतर किया जाएगा। तो भूटान हमारी नेबरिंग कंट्री है, तो ये प्रोजेक्ट कहाँ पे से रिलेटेड है, किसमें है, कौन इसको बना रहा है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसी का ये कुछ कुछ इसमें एक डैम बन रहा है, तो वो डैम जो है वो इसका इनॉग्रेशन करेंगे, फिर फर्दर जो प्रोजेक्ट है वो इस पे और काम होगा। फिर एक इंडियन साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जो है वो ह्यूमिडिटी रिस्पॉन्सिव न्यूरोमॉर्फिक सेंसर इसको जो है वो डेवलप किया है। और ये ब्रेन की तरह जो है वो प्रोसेसिंग करेगा। इसको फ्रॉग बायोलॉजी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ठीक है, और माना जा रहा है कि ये जो है वो ये जो इन्होंने बनाया है न्यूरोमॉर्फिक सेंसर, ये सेंसिंग प्रोसेसिंग का काम करेगा, एक सिंगल डिवाइस रहेगा, इससे एनर्जी कंजम्पशन जो है वो कम होगा। और जो हमारा कन्वेंशनल जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसके कंपैरिजन में ये जो न्यूरोमॉर्फिक इलेक्ट्रो है सेंसर, ये बेहतर तरीके से काम करेगा। न्यूरोमॉर्फिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो ये काफी आजकल मतलब आगे बढ़ रहा है। जो कन्वेंशनल कंप्यूटिंग सिस्टम है उससे ये बेहतर तरीके से काम करता है। इसमें जो एनर्जी कंजम्पशन है वो कम रहता है, डाटा प्रोसेसिंग वगैरह बेहतर हो रहती है। और अब चूंकि एआई का टाइम है, ज्यादा से ज्यादा चीजें जो ये हो रही हैं, तो एनर्जी कंजम्पशन को कम करने के लिए भी जो है वो इस तरह की चीजों पे वर्क हो रहा है। और ये जवाहर नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च है, और ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। तो इन्होंने ही जो है ये बनाया है। और ये जो न्यूरोमॉर्फिक सेंसर है ये वन डायमेंशनल सुपर मॉलिक्यूलर नैनो फाइबर्स बेस्ड है। तो माना जा रहा है कि इससे इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में और बेहतर तरीके से चीजें काम करेंगी आगे आने वाली टाइम। इंडिया का फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्टिंग बेड्स या क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी ये 14 अप्रैल को आंध्र प्रदेश के सीएम है ये इसको डेडिकेट करेंगे टू द नेशन। और इस दिन जो है वो वर्ल्ड क्वांटम डे मनाया जाता है 14 अप्रैल को। ठीक है, तो ये जो 2 टेस्टिंग बेड्स बने हैं ये एक पार्ट है ऑफ अमरावती क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटीज। और ये जो है वो स्टेट का अमरावती क्वांटम वैली प्रोग्राम है, उसके तहत जो है वो डेवलप इसको किया गया है। तो हमें जैसे पता है कि आंध्र प्रदेश में क्वांटम कंप्यूटिंग वगैरह पे काफी काम हो रहा है। इन्होंने गूगल वगैरह के साथ भी जो है वो एक डील की है, इसके तहत इन लोगों को हेल्प करेंगी वहां पे सारी चीजों जो टेक्नोलॉजी है उसको बेहतर तरीके से डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो ये है। तो स्पोर्ट्स न्यूज की बात करें तो सीडी गोपीनाथ ये फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर थे, इनकी डेथ हुई। और ये इंडिया के ओल्डेस्ट टेस्ट क्रिकेटर थे, लास्ट सर्वाइविंग मेंबर थे। कंट्री का मेडन टेस्ट विन हुआ था इंग्लैंड के अगेंस्ट 1952 में। ठीक है, और इन्होंने जो है वो 8 टेस्ट खेले थे फ्रॉम 1951 टू 1960। ठीक है, तो ये भारत की जो टीम पहला अपना टेस्ट जीती थी इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें ये उस टीम में थे, सीडी गोपीनाथ। और अब अगर हम बात करें तो इनकी मृत्यु चूंकि हो गई है, तो चंद्रकांत पाटंकर ये जो है ये अब सब इंडिया के ओल्डेस्ट लिविंग टेस्ट क्रिकेटर बन गए हैं। तो बाकी आईपीएल मैचेस चल रहे हैं, तो उनमें अभी जब फाइनल्स होंगे तो कौन जो जीतेगा वही इंपॉर्टेंट रहेगा स्पोर्ट्स न्यूज के लिए। ठीक है, तो यही था आज का सारा इम्पोर्टेंट। ठीक है।